नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल टॉप 30 क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कल के टॉपिक से आगे। कल जो टॉपिक पढ़े थे हम लोग, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करने वाले हैं। चलिए हम अपना समय गंवाए बिना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज आपके लिए टॉपिक में क्या लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोग बात कर रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, मतलब प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन पर मेरा पहला वीडियो जा चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो सो प्लीज़ आप जाकर उसको देखिए। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा, उसको वॉच कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, हम आपसे बात कर चुके थे कि कल हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। कल हम लोग देखे थे कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो टाइप से होता है। एक रिफ्लेक्शन कौन था, एक को बोलते थे रेगुलर और दूसरे को क्या बोलते थे, नॉन रेगुलर। ठीक है ना, एक को बोलते थे रेगुलर, दूसरे को नॉन रेगुलर बोलते थे। रेगुलर में क्या होता था कि समानांतर आने वाली प्रकाशित किरणें परावर्तन के बाद समानांतर जाती थी। यानी कि अगर आने वाली किरणें समानांतर है तो परावर्तन के बाद भी वो समानांतर जाती थी। और नॉन रेगुलर में क्या था कि आने वाली प्रकाश किरणें यदि समानांतर है तो परावर्तन के बाद वो समानांतर नहीं जाती थी, तो वो हमारा था नॉन रेगुलर। तो रेगुलर वाले को मेरे प्यारे दोस्तों, उसको स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और नॉन रेगुलर को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसको डिफ्यूज बोलेंगे और इसको हम लोग स्कैटर्ड भी बोला जाता है। तो कल हमारे यहाँ तक चर्चा हो गई थी, आज हमारी चर्चा इसके आगे हो गई है। चलिए देखते हैं इसके आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कि परावर्तन के नियम पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि परावर्तन का नियम क्या होता है। जिस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन के टाइप को देखे हैं, वैसे हम लोग लॉ के टाइप को देखेंगे। तो यहाँ आज हम बात करने वाले हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लॉ की बात करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये कहना ज़्यादा सही होगा, लॉ ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। और हम लोग जनरली जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन के नियम पर देखते हैं कि उसके कौन कौन से नियम और कितने नियम, उस पर मेरी चर्चा होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या क्या है उस नियम के अंदर। तो मेरे साथियों, आप ये अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक स्मूथ सरफेस है, और इस स्मूथ सरफेस को हम कोट कर दें, यानी कि इसको पेंट कर दें ताकि इससे रिफ्लेक्शन करा सकें हम। अगर इस तरीके से इसको पेंट कर देते हैं तो मान लीजिए कि अगर कोई लाइट रे आ रही है, तो आने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन करने के बाद ये वापस उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से आई थी। ठीक है, इस तरीके से ये था हमारा रिफ्लेक्शन का पार्ट, इसी को तो रिफ्लेक्शन करते थे। और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो रहा है यहीं पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन हो रहा है वहीं पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, ताकि हम यहीं से इनके रिफ्लेक्शन के एंगल को देख सकें। ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर्मल है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल मतलब अभिलंब, ये मेरा अभिलंब है। ठीक, और ये जो आने वाली लाइट है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। और ये हमारे जो जाने वाली किरण इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरी दो किरणें। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में आप देख रहे हो कि एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को आई से इंडिकेट करते हैं और इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन कोण। आपतन कोण।
और यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल बन रहा है, इसको आर से इंडिकेट करते हैं और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण, परावर्तन एक परावर्तन कोण। ठीक है, तो इतनी चीजें होती है किसी भी रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंतर्गत। तो इसके अंदर रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर जनरली दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहते हैं, सब के सब आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, इस फिगर के बाहर कोई भी लॉ नहीं मिलेगा आपको। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। दिस इज इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, इसको हम ओ से इंडिकेट कर देते हैं। तो पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सतह में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और जिस तल में ये तीनों होते हैं उस तल को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे, मतलब कि प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तक तल बोलेंगे। तो पहला नियम तो यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही सतह में होते हैं। ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या करता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ का सेकेंड रूल या फिर सेकेंड लॉ, यानी कि अगर कहीं किसी लाइट रे का रिफ्लेक्शन कराना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कराना है, तो इसको इन दोनों नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई लाइट रे इन दोनों नियम का पालन नहीं कर रही है, दैट इज उनका रिफ्लेक्शन रेगुलर नहीं होगा। रिफ्लेक्शन तो हो सकता है लेकिन रेगुलर होगा ये संभव नहीं है, यानी कि उनको इस नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर संभव है। आई बात समझ में दोस्तों? तो अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली लिख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या करता है, सेकेंड लॉ क्या करता है। आई होप आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या करता है बोलिए। फर्स्ट लॉ बोलता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों तीनों एक ही तल, इसे को समतल भी लिख सकते हो आप, एक ही समतल या तल में होते हैं। ये था रेगुलर रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल। यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहो या फिर रिफ्लेक्शन कहो, जनरली रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें आपको कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कि रेगुलर नॉन रेगुलर, यानी जनरली अगर आपसे बोला जा रहा है रिफ्लेक्शन का लॉ बताओ तो इसका मतलब आपको यही बताना है। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है क्या, आपतन कोण, आपतन आपतन कोण
तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। मतलब सर दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं। यही हमारा क्या है, सेकेंड लॉ है। ये दो लॉ ही है जिसका पालन करके किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होना चाहते तो उनको इन दोनों नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी उनका रिफ्लेक्शन होगा। बस समझ में। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो किसी कम्पिटिटिव का एग्जाम हो, चाहे रेलवे एसएससी वगैरह वगैरह कोई भी एग्जाम हो, वहाँ इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे और आते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। और क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होता है, बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आइए देखते हैं इस पर कैसे किस टाइप के सवाल बनाए जाते हैं। आइए आपके सामने मैं क्वेश्चन फॉर्मेशन करता हूँ, देखते हैं क्या आप लोग उसके उस सवाल को कर पाते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन ये है मेरे बाबू कि मान लीजिए कि ये कोई आपका एक स्मूथ सरफेस है, ये कोई आपका स्मूथ सरफेस है, एक मिनट को सीधा में खींच, ये आपका कोई स्मूथ सरफेस है और सपोज दैट मान लीजिए इस पर आप कोट कर दीजिए, पेंट कर दीजिए, कलर कर दीजिए नीचे, ताकि इसके एक साइड से रिफ्लेक्शन आसानी से हो सके, ठीक है। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो आने वाली किरण है इंसिडेंट रे और जाने वाली किरण रिफ्लेक्टेड रे, ये रे, ठीक। आपसे बोला जा रहा है कि प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच एंगल, प्लेन और इंसिडेंट रे के बीच एंगल 15 डिग्री का है। तो कह रहा है तो ज्ञात कीजिए आपतन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। बहुत इजी सवाल। और आपसे पूछा जाएगा तल तथा परावर्तित किरण के मध्य एंगल कितना होगा, मतलब कोण कितना होगा, ये सवाल है आपसे। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बताइए क्या होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए क्या होगा। पहला पूछा गया कि मान लीजिए कोई क्या है, परावर्तक तल है, ये आपका परावर्तक तल है, परावर्तक तल है, ये आपको पता है ये क्या है, आपतित किरण है, ये आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये आपका परावर्तित किरण है, ये आपका क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक। ये आपका परावर्तित किरण आपको पता है। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है, पहला सवाल ये है, दूसरा सवाल ये है आपसे, ठीक है। पूछा गया है कि आपतन कोण क्या होगा, दूसरा सवाल है तल तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए आते हैं सवाल के आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल को जो आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई, तो आप काम करिएगा एक कि सबसे पहले आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, अभिलंब ड्रॉ कर लीजिएगा, तभी जाके आपको इस सवाल का आंसर मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण हो, कहाँ बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो ये जो है इसी का तो नाम हमारा है
ये क्या है, मेरा आपतन कोण है, ये मेरा आपतन कोण और ये मेरा परावर्तन कोण है। तो आपसे आपतन कोण का मान पूछा था, परावर्तन कोण का मान तो नहीं पूछा था, आपसे आपतन कोण का मान पूछा था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपतन कोण I का मान क्या होगा, आपतन कोण I का मान क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि ये अभिलंब है, क्या है ये अभिलंब से, क्या है ये अभिलंब है, ये अभिलंब। अभिलंब का क्या मतलब होता है, अभिलंब का क्या मतलब, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉर्मल, क्या है उसका मतलब। जब तक आपको अभिलंब का मतलब नहीं पता चलेगा तब तक आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, ये गारंटी है मेरी। अगर आपको अभिलंब का मतलब पता नहीं है ना, तो आप इस सवाल को कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते बिना अभिलंब का मतलब पता हो। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि अभिलंब का मतलब क्या होता है। मेरे सभी साथियों, अभिलंब का मतलब होता है कि वो किसी तल पर क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, किसी भी तल पर वो क्या कर रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो जिस भी तल पर अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाए किसी के द्वारा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फोन है, ये उसका क्या है, तल है, ये मेरा फोन है, देख पा रहे हो, ये उसका तल है, और इस तल पर अगर ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये मेरा मार्कर, तो आप समझ लीजिए कि जो मार्कर है इस तल पर अभिलंब गिराया गया है, इस मार्कर से इस तल पर क्या गिराया गया, अभिलंब। अभिलंब का मतलब ये होता है कि तल तथा इस लाइन के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं, आते हैं, सॉल्व करते हैं, सवाल को देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री बन जाएगा तो आंसर कैसे निकालेंगे सर, इसका मतलब है कि सर एंगल I प्लस लगाएंगे ना, एंगल I प्लस 15, इन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री बनना चाहिए सर, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होता है, राइट एंगल होता है। ये पूरा पूरा क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम अगर करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहीं से हमें एंगल I निकालना है, तो एंगल I कितना होगा, 90 माइनस 50, यानी कि 90 में से आप 15 घटाओगे तो एंगल I का मान आपको क्या मिलेगा, एंगल I का मान आपको क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए, 75। यानी कि सर ये जो एंगल है सर, ये एंगल 75 डिग्री का होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 75 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा। और ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तल तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या है। यानी कि ये मेरा तल है और ये मेरा परावर्तित किरण है, मतलब कि आपसे ये एंगल पूछा गया, ये एंगल व्हाट इज दिस, ये क्या है, हमें इस पे चर्चा करना है। तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और आपको बताऊँ कि मेरे सभी प्यारे साथियों, आपको पता है ये अभिलंब है, और ये जो अभिलंब होता है ये नॉर्मल कहाँ, अभिलंब जो होता है वो किस पे होता है, इस तल पर। इसका मतलब ये अगेन क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का कोण बना होगा, ये पूरा पूरा क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा ना। क्लियर है कि नहीं इतनी बातें, क्योंकि अभिलंब है तल पर, तो तल तथा इनके मध्य 90 डिग्री का कोण तो बनेगा ही बनेगा, अवश्य बनेगा। क्लियर, ठीक, डन। चलते हैं, जब ये 90 डिग्री का होगा तो आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन सा, सेकंड वाला। सेकंड लॉ क्या कहता है कि सर जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा ना। हाँ सर बिल्कुल होगा। इसका मतलब कि सर ये जो एंगल I है वो एंगल I के बराबर होगा, यही वैल्यू कितना होगा हमारा, 75 डिग्री। ये वैल्यू कितना होगा, 75 डिग्री। तो आपको ये एंगल निकालना, आपको तो ये मिल गया, तो ये भी कितना होगा, 75 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा, 75 डिग्री होगा। तो आपको ये चाहिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है, हमें ये निकालना है। इसका मतलब ये प्लस ये दोनों निकालेंगे तो किसकी इक्वल आना चाहिए, ऐड करने पर 90 डिग्री इक्वल आना चाहिए, 90 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर मान ले इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू x डिग्री है,
तो इसका मतलब 75 प्लस एक्स, 75 प्लस एक्स ऐड करने में क्या बनेगा मेरा 90 बनना चाहिए। आइए देखते हैं। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, फ्रॉम फिगर से बात करते हैं, चित्र से बात करते हैं। चित्र से हमें क्या मिलेगा बाबू, चित्र से हमें मिलेगा सर एंगल आर प्लस एक्स की वैल्यू भी 90 के बराबर आनी चाहिए। तो आर की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो क्योंकि एंगल आर आई के बराबर और आज आपका 75 आ चुका है। तो 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 और एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 75। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 15 डिग्री, सॉरी क्या आएगा ये 15 डिग्री आएगा। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि प्लेन के साथ तल के साथ इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, प्लेन के साथ इस सतह के साथ ये जो इंसिडेंट रे है आपतित किरण जितने डिग्री से झुकी है परावर्तित किरणें भी उतने ही डिग्री से झुक कर जाएंगी। बात समझ में आया? यानी कि आपतित किरण तल के साथ जितना डिग्री का कोण बनाया है, आपतित किरण तल के साथ जितना डिग्री का कोण बनाया है परावर्तित किरण तल के साथ उतने ही डिग्री का कोण बनाता है। ये नोट कर लीजिए कॉपी में। आई बात समझ में कि नहीं? चलिए आप नहीं नोट करते तो मैं एक बार नोट कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। तो बातें समझ में कैसे इस पे सॉल्व करेंगे सवाल। चलिए हम आपको होमवर्क में डाल देते हैं 2 क्वेश्चन और उसको करके आप कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है? हमें उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। चलिए आपको मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप करिएगा जरूर। सबसे पहले यहाँ पर नोट में आपको एक बात है मैं लिखवा दो जो अभी हम सॉल्व करके लेकर आए हैं। क्या हमें मिला था नोट में, ये बातें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे तल तथा आपतित किरण के मध्य, तल तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण के मध्य कोण बराबर होता है इसके तल तथा परावर्तित, तल तथा परावर्तित किरण के मध्य। ये बातें आप नोट आउट कर लीजिएगा प्लीज। ये बातें आपको नोट में लिखना है और जरूर से लिखना है। एक मिनट, आपको ये बातें नोट में लिखना है मेरे साथियों, आपको ये बातें नोट में लिखना ही है। आप इसको नोट में लिख लीजिएगा कि तल और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनेगा वही कोण हमारा तल और परावर्तित किरण के मध्य बनेगा। चलिए आपके लिए हम होमवर्क में कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं और इसको आप लोग करिएगा। ये आपका HW होगा और आपको इसका आंसर जरूर से देना है और मैं आपके आंसर का वेट करूँगा और आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। बोला गया कि यदि आपतन, एक मिनट, यदि ये कैसा मेरा स्टेप चल रहा है, यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल के मध्य कोण बताइए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे
कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य कोण क्या होगा जब परावर्तित किरण तथा परावर्तक तल के मध्य झुकाव 22.5 डिग्री का है। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका होमवर्क है और आपको इसको कर इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे मेरे सभी साथियों। उम्मीद है कि आपको बाकी की चीज़ें समझ में आई होगी, और जब बाकी चीज़ें समझ में आई होगी तो आप श्योर इसको आप लगा देंगे, और बहुत ही आसान सवाल है। तो मेरे सभी साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, चाहते थे एक बात और हम आपसे बोलना चाहते हैं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।